नमस्कार, जोहार। स्वागत है आप सभी का संकल्प से सिद्धि कार्यक्रम में। दोस्तों, इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आपकी मुलाकात ऐसी पर्सनालिटी से करवाते हैं जिन्होंने अपने जीवन में एक संकल्प लिया था। उस संकल्प को पूरा करने के लिए उनके अंदर एक जुनून आया और उन्होंने उस कार्य को सिद्ध किया। आज इसी क्रम में हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं पांजर रिन्यूएबल्स के फाउंडर आदित्य कुमार जी से। हम जानेंगे आदित्य कुमार जी ने कैसे अपनी स्टार्टअप की जर्नी को खड़ा किया और आज एक सक्सेसफुल स्टार्टअप रन कर रहे हैं। तो आइए देर नहीं करते हुए आपकी मुलाकात करवाते हैं पांजर रिन्यूएबल्स के फाउंडर आदित्य कुमार जी से। तो आदित्य जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। जी आदित्य जी, सबसे पहले तो मैं आपसे जानना चाहूंगी कि पांजर रिन्यूएबल्स का क्या कंसेप्ट है और ये कैसे सर्व कर रही है। जी मैम जो हमारी कंपनी है पांजर रिन्यूएबल्स, इसका ये कॉन्सेप्ट है कि हम लोग उन सारे अप्लायंस को जो ऑलरेडी डीजल या पेट्रोल से चल रहे हैं उन सबको कैसे ग्रीन फ्यूल प्रोवाइड करें और उन सबको सोलर एनर्जी के थ्रू हम लोग ऑपरेट करें। ग्रीन फ्यूल से आपका क्या अर्थ है? मैम, ग्रीन फ्यूल से हमारा अर्थ है मैम कि जैसे आजकल मार्केट में जितने भी ईवीज हैं, अगर देखा जाए तो वो सारे इलेक्ट्रिसिटी पे ही चार्ज हो रहे हैं और इलेक्ट्रिसिटी आ रहा है एट एंड थर्मल पावर प्लांट से ही। तो हम लोग कहीं ना कहीं पॉल्यूशन तो कर ही रहे हैं। तो हम लोग एक प्योर ग्रीन फ्यूल दें कि अगर हम चार्ज भी कर रहे हैं तो सोलर से चार्ज कर रहे हैं। तो हम लोग यही कर रहे हैं कि जितने टूल्स या अप्लायंस हैं उन सबों को सोलर से ही ऑपरेट करें। अगर चार्ज भी करना है तो सोलर से ही करें, उन्हें रन भी करना है तो सोलर से ही करें। मतलब अल्टीमेटली जो एनर्जी हमें आ रही है उसका जो बैकअप एनर्जी है उसके थ्रू भी फ्यूल यूज हो रहा है और पोल्यूशन क्रिएट हो रहा है। तो उसी को केटर करने के लिए आपने ये प्रयास किया है कि जो भी फ्यूल जहाँ कहीं भी यूज हो रहा है जिस भी प्लांट में, उसको रिप्लेस कर दिया जाए सोलर एनर्जी से। जी आदित्य जी, हम जानना चाहेंगे कि कब और कैसे आपके अंदर ये ख्याल आया कि ऐसा कुछ करना है? इससे पहले आप क्या कर रहे थे? इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई आपने ग्वालियर से पूरी की है। जी मैम। उसके बाद फिर आपने जॉब की तरफ क्या कदम नहीं बढ़ाया या रुख नहीं किया? जी मैम, बढ़ाए थे मैम। 2017 में जैसे ही हमारा इंजीनियरिंग कंप्लीट हुआ तो वहाँ से फिर यहीं पास में ही एक पतरातू है, पतरातू में हम आए। एक वहाँ पे सिद्धि एनर्जी सॉल्यूशंस करके है, वहाँ पे हम जॉब के लिए गए थे। वो लोग मोस्टली सोलर इंस्टॉलेशन का काम करते थे। तो जो सिद्धि एनर्जी के जो फाउंडर हैं या फिर जो एसएनएस ग्रुप के फाउंडर हैं सिद्धिनाथ सिंह जी, उन्होंने ही मुझे बोला कि अगर आप मेरे पास जॉब करने आएंगे तो मैं आपको जॉब तो नहीं दे पाऊंगा, बट अगर आप जॉब क्रिएट करने वाला बनते हैं तो मैं उसमें आपका मदद कर सकता हूं। तो जैसे ही आपने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई ग्वालियर से कंप्लीट की, उसके बाद आपने जॉब की तरफ रुख किया। कहाँ पे? पतरातू में मैम। पतरातू रांची। पतरातू ही आपने क्यों चुना जॉब के लिए? मैम, पतरातू हम इसलिए चुने कि हमारा 11-12 जो था वो बोकारो केंद्रीय विद्यालय से था और ट्रेनिंग के समय में हम पतरातू आए थे। तो सेकेंड ईयर में ही हमें वहाँ से ऑफ़र मिल गया था कि जैसे ही आपका डिग्री कंप्लीट होता है आप यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं। तो उसी उम्मीद के साथ हम पतरातू आए थे मैम। तो वहीं से आपको रिकमेंडेड था कि आप पतरातू ज्वाइन करें, वहाँ पे आपको जॉब्स के अवसर प्राप्त होंगे। और जब आप पतरातू आए और आपने जॉब के लिए अप्लाई किया तो वहाँ के जो ओनर थे उन्होंने आपसे कहा कि एज अ जॉब पर्सन वो आपसे नहीं जुड़ना चाहेंगे, एज एन एंटरप्रेन्योर और बिजनेस पर्सन मार्जिन बेस पे वो आपसे जुड़ना चाहेंगे। जी मैम। तो फिर आपके मन में क्या ख्याल आया एट द पॉइंट अचानक से ऐसा पढ़ाई करने के बाद आपको फेस हुआ? जॉब की एक्सपेक्टेशन लिए आप कहीं गए हो और पर्सन ने कहा हो कि वो आपके साथ मार्जिन बेसिस पर काम करने में इंटरेस्टेड है, तो क्या ख्याल आया उस समय? जी मैम, थोड़ा तो उस समय लगा कि मतलब इतने बड़े शहर से आने के बाद फिर कैसे झारखंड के इन जंगलों में हम काम करेंगे। बट जब एक दो जगह हम साइड पे गए तो हमने देखा कि जो मूल समस्या है वो शहरों में नहीं है, वो समस्या तो गाँव में ही है। तो फिर धीरे धीरे मेरा भी उसमें मन लग गया कि मुझे भी मतलब एक बाहर का कहीं जॉब ना कर कर यहाँ लोकल में ही कोई एक बिजनेस डेवलप करना चाहिए जो कि बाद में चल के स्टार्टअप का रूप लिया। ऐसी क्या समस्या आपने देखी कि आपको लगा कि वो समस्या शहरों में नहीं और गांव में ज़्यादा है? जी मैम, जैसे हम लोग जब सोलर इंस्टॉलेशन का मैम काम कर रहे थे तो बहुत सारी कंपनियां हैं जो कि झारखंड में सोलर इंस्टॉलेशन का काम करती हैं। बट प्रॉब्लम क्या था कि कोई कंपनी पुणे में बैठे बैठे और झारखंड का पावर प्लांट डिज़ाइन कर रही थी। ना उन्हें झारखंड का वेदर कंडीशन पता था, ना यहाँ पे कितना विंड स्पीड है ये पता था। तो मोस्टली जितने भी प्लांट लग रहे थे सारे 1 साल के अंदर ही बंद हो जा रहे थे। और दूसरा, वो लोग जो पंप पे काम कर रहे थे तो एक जगह किसी खेत में वो लोग पंप लगा दिए। अब वो किसान क्या होगा कि अब वो उस पंप से उसी खेत का सिंचाई कर पाता था। तो हम लोग थोड़ा उसमें चेंज किए कि हम लोग उनके पंप को व्हील पे लेकर आएँ कि वो लोग एक खेत से दूसरे जगह अपने पंप को लेकर जा सकें।
तो ये सारे प्रॉब्लम्स थे गांव में, और उन्हीं के सॉल्यूशंस के लिए फिर मैंने फैसला लिया कि अब मैं जॉब नहीं ही करूंगा। और तो इस ये फील्ड में- प्रॉब्लम्स एनर्जी से कहाँ रिलेटेड थे? ये प्रॉब्लम्स तो आपने एक इनोवेशन लाया उनके तरीकों में। जी मैम। किस तरह की प्रॉब्लम्स आपने देखी जिसकी हम बात कर रहे हैं, कि जो आपने कहा कि शहरों में नहीं है, गाँव में ज़्यादा जी मैम। देखने को मिला? जी मैम, तो जब हम लोग इंस्टॉल कर रहे थे मैम वहाँ पे, जैसे गुमला में हम लोग काम कर रहे थे, अंजन धाम एक जगह है, वहाँ पे हम लोग सोलर इंस्टॉलेशन का काम कर रहे थे। तो हम लोगों जॉब के तहत ही? हाँ मैम, वो जिस सिद्धिनाथ जी के साथ जब हम जुड़े अच्छा, तो जॉब शुरुआती नहीं में था, जॉब नहीं था, वो परसेंटेज के थ्रू काम कर रहे थे और मेरे काम साथ। उन्हीं का था? जी मैम, काम उन्हीं का था, हम कंपनी तब तक नहीं बनाए थे। और आपका उसमें रोल क्या था? मैम रोल था कि हम एज अ वेंडर वर्क कर रहे थे उनके Okay. लिए। एक पुणे की कंपनी है ग्राम ऊर्जा, तो उसके थ्रू हम वेंडर थे उनके। तो वहाँ पे हम लोग क्या देखते थे मैम कि आसपास के एरिया में जितने भी फसल हो रहे हैं तो किसान एक सस्ते रेट पे उन्हें बेच दे रहे हैं, और अगर वो नहीं बिक पा रहा है तो उसे ऐसे ही फेंक दे रहे हैं। जैसे टमाटर ज़्यादा हो गया, कटहल ज़्यादा हो गया, तो या तो वो गांव में ही सड़ जा रहा है, या फिर मंडी ले गए, नहीं बिका तो वो वहीं पे छोड़ के वापस आ जाते थे। तो एक बड़ा प्रॉब्लम था ये कि कैसे उन सारे फसलों को मतलब कंज्यूम करने लायक बनाया जाए, या फिर मार्केट में कैसे वैल्यूएडेशन करके और उनको मार्केट में लेकर आया जाए। बट तब तक मैं सोलर का कोई भी सिस्टम डिज़ाइन नहीं कर पाता था, मतलब मैं डिज़ाइन नहीं करता था, मैं सिर्फ एज अ इंजीनियर, जैसे आपने बताया कि आपने एक छोटा सा इन्वेंशन किया, एनर्जी से कोई मतलब नहीं है। तो 1 साल काम करने के बाद फिर सिद्धिनाथ जी ही प्रेरणा दिए कि आपको मास्टर करना चाहिए ताकि हम लोग प्रोडक्ट डिज़ाइन कर सकें अपने एरिया के अकॉर्डिंग। तो सिद्धिनाथ जी के साथ 1 साल काम करने के दौरान वहाँ से आपने ऐसी क्या क्या चीज़ें सीखी जी कि मैम। आपके मन में अलग अलग तरह के ख्याल आए? जी मैम, तो जैसे जब हम वहाँ पे गए मैम, तो हम देखते थे कि उनके पास बड़ा अलग अलग कॉन्सेप्ट था। अब जैसे उनका एक कपड़े का प्लांट है, तो वो स्टार्ट किए, तो उनका था कि यहाँ पे सिर्फ वैसी महिलाएं और लड़कियाँ काम करेंगी, मतलब वैसी महिलाएं जो विधवा हैं, या फिर वैसी लड़कियाँ जिनका शादी होना है। तो वो बोले कि जीवन में आपको भी एक लक्ष्य लेके चलना चाहिए कि आप अपने अलावा और कितने लोगों को साथ लेकर चल सकते हैं। तो वो मेरा भी वही कॉन्सेप्ट है। जैसे मेरे टीम में 13 लोग हैं मैम टोटल, ITI करने वाले, कुछ डिप्लोमा होल्डर। तो हम लोग 7-8 लोगों को सैलरी नहीं देते हैं, हम लोग उन्हें पढ़ने के लिए फ़ी देते हैं और वो हमारे लिए काम करते हैं। तो आइडिया वहाँ से आता है, फिर उस आइडिया को लेकर हम लोग एक प्रोडक्ट के रूप तो में ये आपने वहीं से सिद्धिनाथ जी के यहाँ से ही सीखा, उनके दौरान उनके जी साथ मैम। काम करते करते? जी मैम। और क्या क्या आपने ऐसी नई चीज़ें सीखी जिसके कारण आपको इनोवेटिव थॉट्स डेवलप हुए? जी मैम, सिद्धिनाथ जी के साथ जुड़ने के बाद मैम ये हुआ कि मोस्टली मैं कुछ जानता ही नहीं था कि कैसे बिजनेस किया जाता है और कैसे कंपनी रन करता है। हम लोग एक इंजीनियर थे, तो हम लोग इंजीनियर के ही तौर पे काम करना जानते थे हर जगह पे। बट बिजनेस का माइंडसेट है वो सिद्धिनाथ जी के यहाँ से ही आया मैम हमारे पास। तो सिद्धिनाथ जी के साथ काम करते करते आपने नए थॉट्स डेवलप किए, नए इनोवेटिव थॉट्स डेवलप किए। हम जानना चाहेंगे कि किस तरीके से आपने उन इनोवेटिव थॉट्स को एक स्वरूप देने का सोचा? जी मैम, जैसे हम लोग अंजन धाम में काम करते थे, तो वहाँ पे दो प्रॉब्लम्स मोस्टली थे। एक तो उनका फसल ख़राब हो जाता था, और जो गांव है वो पहाड़ पे बसा हुआ है, सी लेवल से 1400 मीटर ऊपर। तो वहाँ पे लोगों के पास ट्रांसपोर्टेशन का कोई जरिया नहीं था। गांव वालों के पास साइकिल था, साइकिल से वो लोग पहाड़ से ऊपर से नीचे तो आ जाते थे, बट नीचे से ऊपर नहीं जा पाते थे। तो जब मैं मास्टर करने गया तो मेरा एक प्रोडक्ट था वहाँ पे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का, तो वो वहीं का प्रॉब्लम था, और उसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम लोग फर्स्ट टाइम बाइक के सेल्फ से एक इलेक्ट्रिक व्हीकल्स डेवलप किए मैम। किस तरीके से? मैम हम लोग क्या किए कि जो नॉर्मल साइकिल होता है, तो उस साइकिल के फ्रंट व्हील में हम लोगों ने बाइक का सेल्फ लगाया, और उस सेल्फ को हम लोग 12 वोल्ट के मोटर से पावर देते थे, और फिर वो पावर ट्रेन के जैसा लिफ्ट करता था ऊपर के तरफ। तो वो हम लोगों ने एक छोटा सा प्रोडक्ट बनाया। तब तक इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था, न मार्केट में इतने ईवीज थे। मैम ये 2017 का बात है मैम, 2017 में ये हम लोगों ने काम किया। देन हम जानना चाहेंगे आपसे आदित्य जी कि एक बारी आपने डिसाइड किया अपने जो भी जॉब ओनर थे उनके मार्गदर्शन से कि आपको अपना खुद का क्रिएशन करना है, अपना खुद का काम शुरू करना है, और आप मार्जिन बेसिस पर उनके साथ काम करेंगे। तो इसको आपने ग्राउंड लेवल इम्प्लीमेंटेशन किस तरीके से इसके लिए आपने किया? जी मैम, तो फिर उन्हीं के बोलने पे मैं मास्टर करने गया मैम, और 20 में मास्टर कंप्लीट करने के बाद वापस पतरातू आना हुआ। तो वो बोले कि अब एक सही समय है कि अब आपको एक कंपनी का मतलब कंपनी एक इनकॉर्पोरेट करनी चाहिए, और अब अपने फील्ड में आपको काम करना चाहिए किसी स्पेशल प्रॉब्लम पे। तो वहाँ से फिर हमारे कंपनी का नींव पड़ा कि हम लोग कौन से प्रॉब्लम पे काम करेंगे और हमारा प्रोडक्ट क्या होगा। जो हमारा सोलर सर्विस था, जो हम लोग 2017 से कर रहे थे, वो था कि हमारी टीम का
रेवेन्यू होते रहे जिससे हमारा टीम रन कर सके, हमारे सारे खर्चे उससे चल सके। तो वहाँ से फिर हम लोगों ने प्रोडक्ट स्टार्ट किया और जो हमारा फर्स्ट प्रोडक्ट था वो सोलर ड्रायर था मैम। वहाँ से हम लोग मूव किए बीआईटी सिंदरी में। सिद्धिनाथ सिंह जी ने मिलाया हमें डॉक्टर डीके सिंह से। आपके जो शुरुआत के जॉब ओनर थे उन्होंने ही आपको मिलवाया डॉक्टर डीके सिंह जी से, जो उस समय बीआईटी सिंदरी के डायरेक्टर थे और फिलहाल में झारखंड यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी के वाइस चांसलर हैं। तो इंक्यूबेशन में किस तरीके से आपको बीआईटी सिंदरी से मदद मिली? जी मैम वहीं बीआईटी सिंदरी के ही इनक्यूबेशन सेंटर से हमारी कंपनी बनी और वहाँ पे हमें एक मेंटर मिले, डॉक्टर रमेश यादव सर, जो कि यूएस में जॉब करते हैं और वहीं पे रहते हैं। तो उन्होंने ही फिर मुझे मेंटरशिप दिया कि कैसे एक इंजीनियर को एंटरप्रेन्योर बनाना है, मतलब जो हम प्रोडक्ट बना रहे हैं वो मार्केट में बेचेंगे कैसे, कंपनी के तौर पे उसे प्रोडक्ट के जैसा रजिस्टर्ड कैसे करेंगे। तो ये सारा जो इतना भी मेंटरशिप मिला ये हमें बीआईटी सिंदरी के इनक्यूबेशन सेंटर से मिला मैम। और किस तरीके की मदद आपको बीआईटी सिंदरी के इनक्यूबेशन सेंटर से मिली? अक्सर मैम जितने भी स्टार्टअप्स स्टार्ट होते हैं तो एक प्रॉब्लम आता है फंड का, कि बच्चे कॉलेज से निकलते हैं और जो भी उनका कॉलेज का प्रोजेक्ट होता है वो चाहते हैं कि उसी को एज अ प्रोडक्ट करके और मार्केट में लेकर आएँ। तो मेरे साथ भी वही प्रॉब्लम था, फंड नहीं था। तो फिर बीआईटी सिंदरी के ही एलुमनियों का एक एसोसिएशन है बिटसाई और बिटसाना, तो उन लोगों ने फिर 40 लाख रुपए में इन्वेस्ट किया हमारे कंपनी में। 40 लाख की फंडिंग आपको वहाँ के इंक्यूबेशन सेंटर से मिली। हम जानना चाहेंगे आदित्य जी कि फिलहाल आपका स्टार्टअप कैसे फंक्शन कर रहा है, किस प्रकार से एग्रीकल्चरल फील्ड में एक वैल्यू एडिशन कर रहा है और अन्य फील्ड में कारगर साबित हो रहा है? जी मैम, तो मैम जब हम लोग को वहाँ से फंड मिला तो जितने भी हमारे प्रोडक्ट के ब्लूप्रिंट थे फिर हम सबों ने उसका प्रोटोटाइप बनाना स्टार्ट किया और आसपास के एरिया में जितने किसान थे उन सबों के पास अपने प्रोडक्ट को देना स्टार्ट किया। तो हम लोगों का जो फर्स्ट प्रोडक्ट था वो हम लोग ट्राई किए थे धनबाद के पास एक जगह है मैम बलियापुर। तो बलियापुर में हम लोगों ने ट्राई किया, तो वहाँ पे हम लोग क्या किए कि एक छोटा सा पावर ट्रिलर लोगों को दिए। तो एक पावर ट्रिलर से किसान अपने 5 काम को कर सकते थे, जैसे वो स्प्रे कर सकते थे, ग्रास कटिंग कर सकते थे, एज अ विनोइंग यूज़ कर सकते थे। तो हम लोग उनके प्री प्रोडक्शन जो कॉस्ट था उसको कम किए और जो पोस्ट प्रोडक्शन कॉस्ट था उसमें वैल्यू ऐड किए मैम हम। किस प्रकार से आपने उनके प्री प्रोडक्शन कॉस्ट को कम किया और पोस्ट प्रोडक्शन कॉस्ट में आपने वैल्यू एडिशन की? जी मैम, जैसे पहले वहाँ पे जितने भी लोग स्प्रे करते थे तो या तो वो इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ कर रहे थे या फिर वो लोग डीजल या पेट्रोल वाला स्प्रेयर यूज़ करते थे। तो डीजल या पेट्रोल में उनका कॉस्ट ज़्यादा लगता था और इलेक्ट्रिसिटी वाले में ये प्रॉब्लम था कि वो 4 ही घंटे चल पाता था। तो हमने क्या किया कि जो उनका चार्जिंग सर्किट था, जो वो लोग इलेक्ट्रिसिटी से चार्ज करते थे, हमने उसी के ऊपर एक सोलर माउंट कर दिया। तो वो अब एक दिन में 8-8 घंटे उससे वर्क ले सकते थे। हम जानना चाहेंगे आदित्य जी कि पंजाब रिन्यूएबल्स करता क्या है, इसका कंसेप्ट क्या है, किस तरीके से एग्जैक्टली ये वैल्यू एडिशन कर रहा है फार्मर्स के प्रोडक्ट में एवं अन्य इंडस्ट्रीज में? जी मैम अगर एक एग्जांपल से हम लोग समझे मैम, तो जैसे प्याज है या टमाटर है, कोई भी फसल है जिसे हम लोग कोल्ड स्टोरेज में स्टोर करके रखते हैं। तो स्टोर करने का मैम 2 तरीका है, या तो हम लोग उसे कोल्ड करके रखें या फिर ड्राई फॉर्म में हम लोग उसे स्टोर कर सकते हैं। बट जो कोल्ड स्टोरेज वाला कॉन्सेप्ट है उसमें क्या है कि कंटिन्यूअस एनर्जी देना होता है। अगर इलेक्ट्रिसिटी भी हम दे रहे हैं कोल्ड स्टोरेज में तो हर रोज इलेक्ट्रिसिटी का सप्लाई देना है। बट हम लोगों ने जो प्रोडक्ट बनाया, हमारा वो ड्रायर है, वो टोटली सोलर थर्मल पे वर्क करता है, तो उसमें 1 टाइम एनर्जी देना है, देन फिर वो तब तक किस प्रकार से पंजाब रिन्यूएबल्स कारगर साबित हो रहा है यहाँ पे? जी मैम, तो अभी जैसे हम लोग मैम जो हमारा ड्रायर है, तो अभी हम लोग इस सीजन में लगभग मैम 2 टन मुरिंगे का पत्ता, पतरातू में एक यूनिट है वहाँ पे हम लोग ड्राई कर रहे हैं और उसे हम लोग मार्केट में सेल कर रहे हैं। तो हम लोगों ने स्टार्ट किया, मतलब देखा जाए तो जितने भी एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स हैं, मान लीजिए प्याज है या कोई और टमाटर है या जैसे आपने अभी बताया मोरिंगे के पत्ते हैं, तो सभी को ड्राई आपके इस प्रोडक्ट से ड्रायर से ड्राई फॉर्मेट में लाकर उसको किस तरह से ये पाउडर के फॉर्मेट में आप स्टोर कर रहे हैं लंबे समय तक? जी मैम अलग अलग है मैम, यदि जिनका पाउडर करना है उसे ही पाउडर के फॉर्म में कर रहे हैं, वरना जिन चीज़ों को हम लोग पाउडर के फॉर्म में ड्राई करके स्टोर करके, जैसे मशरूम रख सकते हैं हम लोग, आलू को रख सकते हैं मैम, भिंडी है हमारा वो रख सकते हैं, कटहल हम लोग पूरे साल के लिए रख सकते हैं ड्राई करके। पंजाब रिन्यूएबल्स की यूनिकनेस क्या है या क्या खासियत है इसकी? ये कैसे एक यूनिक प्रोडक्ट बन के मार्केट में उभर रहा है? जी मैम, तो मैम हम लोगों का जो यूएसपी है, जो हम लोग सबसे अलग हैं, वो ये है कि मार्केट में मैम बहुत सारे ड्रायर हैं अब तक।
तो या तो वो ड्रायर सोलर पे चल रहे हैं या फिर इलेक्ट्रिसिटी से चल रहे हैं। बट जो हमारा ड्रायर है ये 5 फ्यूल सोर्स से ऑपरेट होता है मैम। इसमें हम लोगों ने रिन्यूएबल भी रखा है और नॉन रिन्यूएबल भी रखा है। हमारा जो ड्रायर है वो सोलर पे भी चलता है, इलेक्ट्रिसिटी पे भी चलेगा, गैसियस फ्यूल पे भी चलता है और सॉलिड फ्यूल पे भी हम लोग इसे वर्क करते हैं मैम। दूसरा जो हमारा यूनिकनेस है मैम कि सोलर के 3 अलग अलग प्रोडक्ट होते हैं, सोलर ड्रायर, सोलर डिस्टिलर और सोलर कुकर। तो ये तीनों मार्केट में अलग अलग फॉर्म में है, बट हमारा एक ही यूनिट में तीनों है मैम। प्रॉब्लम्स आपने क्या क्या फेस की आदित्य जी जब आप पांजर रिन्यूएबल्स को शुरुआत करने जा रहे थे? किस तरह की चैलेंजेस आपने फेस की? जी मैम मोस्टली अगर देखा जाए तो एक प्रॉब्लम आता है कि कोई भी इंजीनियरिंग करने के बाद कंपनी फॉर्म कैसे करना है, कंपनी कहाँ से बनेगी, कौन सा कंपनी बनाना है, प्राइवेट लिमिटेड बनाएंगे, एलएलपी बनाएंगे, क्या बनाएंगे। एक तो ये प्रॉब्लम आता है मैम, मतलब ये हर स्टार्टअप पे आता है। दूसरा आता है कि अगर हम लोग बैंक में गए तो अक्सर स्टार्टअप्स को पता नहीं होता है कि हम लोग स्टार्टअप अकाउंट खुलवाएं। लड़के जाते हैं और एक करंट अकाउंट खुलवा लेते हैं, बट स्टार्टअप के लिए एक अलग अकाउंट होता है, स्टार्टअप अकाउंट। वो वहाँ पे मैम प्रॉब्लम आई थी। और मैम तीसरा प्रॉब्लम जो सबसे ज़्यादा आता है वो मैम गवर्नमेंट के साथ लिंकअप करने में, कि जो गवर्नमेंट के स्कीम्स हैं वो कैसे स्टार्टअप तक डायरेक्टली पहुँच पाएँ। तो इसके लिए मैम बीच में बहुत सारे कंसल्टेंसीज हैं, बस कंसल्टेंसीज क्या है कि बहुत सारा पैसा लेते हैं। तो एक अगर कोई स्टार्टअप कर रहा है, कोई एक एंटरप्रेन्योर बन रहा है, तो मेरा ये मानना है कि वो किसी कंसल्टेंसी के पास ना जाकर वो सारी स्कीम को खुद समझे, ताकि वो इजीली अप्लाई कर सके कि वो कहाँ पे जाना है। जैसे अगर मेरे ड्रायर का ही बात करें तो हम अब तक उसको सोलर फोटोवोल्टाइक वाले कॉन्सेप्ट पे लेके चल रहे थे, बट जब हम रूल एंड रेगुलेशन पढ़े तो हमें पता चला कि नहीं, ये तो पंप वाले कॉन्सेप्ट में आएगा। जो गवर्नमेंट का कुसुम योजना है तो कुसुम के ये कंपोनेंट सी में आएगा। तो ये सारे स्कीम्स नहीं पता। इन सारी स्कीम्स की जानकारी आपने कहाँ से हासिल की? जी मैम, ये सारे स्कीम्स की जानकारी मैम हमें बीआईटी सिंदरी का इन्क्यूबेशन सेंटर, जहाँ पे हमें मेंटरशिप मिल रहा था, वहीं पे मैम हमें पढ़ाया गया। वहाँ उन लोगों ने जितने भी स्टार्टअप्स थे झारखंड के, उन सबों को वो लोग बताते हैं। आदित्य जी, ये जितने भी इक्विपमेंट्स हैं जो पांजर रिन्यूएबल्स में फिलहाल काम कर रहे हैं, इनके इक्विपमेंट्स या फिर पार्ट्स आप कहाँ से अरेंज करते हैं? जी मैम, जो मैम मोस्टली जो पार्ट्स हैं मैम, हम लोग गुजरात की एक कंपनी है टूल्स विला करके, वहाँ से पार्ट्स लेते हैं। और जो सिस्टम इंटीग्रेशन का काम है वो हम लोग 3 टेक्निकल इंस्टीट्यूट के साथ मिलकर करते हैं। फर्स्ट है बीआईटी सिंदरी, सेकंड पे है मैम झारखंड टेक्निकल यूनिवर्सिटी, और थर्ड है पतरातू का एक कल्पतरू इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। यहाँ पे आप उसे यूज़ करते हैं? जी मैम, तो वहाँ पे हम लोग ट्राई करते हैं। गुजरात की एक कंपनी या शॉप जो आपने बताई, जी मैम, वो मटेरियल सप्लाई करती है। हाँ मैम, वो पार्ट्स देती है और असेंबल हम लोग यहाँ पे करते हैं इन तीनों इंस्टीट्यूट के मदद से। सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है कि आपके जो भी प्रोडक्ट्स हैं उन मशीन्स को खरीदने के बाद उनके पार्ट्स नहीं अरेंज हो पाते हैं, तो इसका आपने किस प्रकार से सोल्यूशन ढूंढा है? जी मैम, अभी मैम हम लोग भी फंसे थे कि ड्रायर में जैसे कुछ हमारे पार्ट्स थे तो नहीं मिल पा रहे थे। तो अभी हम लोगों को पता चला है कि झारखंड रांची में ही एक टूल रूम करके है, झारखंड टूल रूम। तो वहाँ पे उन लोगों ने रखा है, लेथ भी और 3D प्रिंटर भी है, कि अगर कोई पार्ट्स हमें खुद का डेवलप करना है तो हम लोग यहाँ टूल रूम के मदद से कोई पार्ट डेवलप कर सकते हैं। बट अभी उतना मैम परफेक्ट नहीं है, अभी हम लोगों को बाहर से ही मंगाना पड़ रहा है सारा पार्ट्स। ये तो बहुत अच्छी बात आपने हमें बताई, लेकिन ये कैसे पॉसिबल हो पा रहा है मैम? ये सारा करंट में पॉसिबल है भी या सिर्फ अभी? जी मैम, बिल्कुल पॉसिबल है मैम। जो VC हैं डॉक्टर DK सिंह जी, JUT के, झारखंड यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी के, ये उन्होंने ही किया है। इस बार वो एक नया कॉन्सेप्ट लेके आए हैं कि जितने भी स्टार्टअप्स हो रहे हैं बिहार और झारखंड में, तो वो हर स्टार्टअप्स को 50-50 हज़ार रुपए का ग्रांट दे रहे हैं, ताकि बच्चे अपने आइडिया को प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर सके। तो उन्हीं के इस पे वो झारखंड टूल रूम स्टार्ट हुआ, और अब वहाँ पे मतलब अलग अलग पार्ट्स हम लोग बना रहे हैं मैम झारखंड टूल रूम्स में। आदित्य जी, हम जानना चाहेंगे कि पांजर रिन्यूएबल्स, ये नाम आपने क्या सोच कर रखा अपने स्टार्टअप के लिए? जी मैम, तो जैसे मैम हर किसी का एक लगाव होता है, वो कोई कहीं ना कहीं से किसी का लगाव जुड़ा होता है। तो पांजर मेरे गांव का नाम है, और जो मेरी कंपनी थी वो एग्रीकल्चर के ही फील्ड में काम करने जा रही थी। तो फिर हम लोगों ने सोचा कि क्यों ना पांजर ही नाम रखते हैं, पांजर रिन्यूएबल्स। और पांजर का मतलब भी होता है जो ये पीछे रीढ़ की हड्डी है, जिससे पूरा देश जुड़ा हुआ रहता है। तो अगर आज हम लोग अपने देश से एग्रीकल्चर को हटा दें तो फिर मोस्टली हम लोग एग्रीकल्चर डिपेंडेंट कंट्री में ही रहते हैं, तो इसलिए नाम हमने मैम पांजर रखा। किस प्रकार से पांजर रिन्यूएबल्स के माध्यम से आप एक वैल्यू एडिशन कर रहे हैं रिन्यूएबल एनर्जी के फील्ड में, क्योंकि बहुत सारी कंपनीज हैं जो इस फील्ड में ऑलरेडी काम कर रही हैं? जी मैम हम लोग मैम टोटली इस पे काम कर रहे हैं कि कैसे किसान का जो भी एनर्जी का कंजम्पशन है
उसको टोटली जीरो कर दें। पांजर रिन्यूएबल्स का यही कॉन्सेप्ट है। तो हम लोग धीरे धीरे करके उनके एक एक स्टेज में हम लोग उनके कंजम्पशन को कम कर रहे हैं। मतलब बेसिक काम आपका क्या है इस पूरे रोल में? सोलर पैनल्स लगाना और उसकी एनर्जी को उनके प्रोडक्ट से लिंक करना। तो ये आप कैसे करते हैं, कैसे कन्विंस करते हैं आप उन्हें? जी मैम, तो मैम हम लोग उन लोगों को ब्रेक इवन दिखाते हैं कि आप कितना इन्वेस्ट कर रहे हैं एक पूरे साल में और आपका क्या खर्चा आ रहा है, और अगर हम लोग सोलर से इसे रिप्लेस करते हैं तो कितना चेंज आएगा। अगर एक एग्जांपल देखें तो एक स्प्रेयर होता है जो किसान खेत में स्प्रे करते हैं, तो जो उनका एक बैटरी आता है मैम वो 800 रुपये का आता है। वो 800 रुपये का बैटरी लेते हैं और 1 साल तक वो बैटरी चलता है। तो दूसरा उसका डिमेरिट है कि वो बैटरी 4 घंटे ही चलेगा एक दिन में। अब अगर उसी बैटरी को हम लोग रिप्लेस करते हैं 2,000 रुपये के सोलर से, तो सोलर का लाइफ भी 25 साल है और एक दिन में वो 9 घंटे उससे काम भी कर सकते हैं। तो एक ही दिन में उनका डबल वर्किंग हो गया। तो ये सारा कुछ हम लोग उन लोगों को कंपेयर करके दिखाते हैं और फिर उन्हें एग्री करते हैं कि आप हमारे प्रोडक्ट को लीजिए हमसे। तो ओवरऑल अगर वैल्यू एडिशन की बात करें तो किस प्रकार से वैल्यू एडिशन हो पा रहा है? क्या सिर्फ फार्मर्स का ही वैल्यू एडिशन हो पा रहा है या फिर अन्य सेक्टर के लोगों का भी वैल्यू एडिशन हो पा रहा है? जी मैम, अभी तो जो हमारी कंपनी है मैम उतनी मतलब बड़ी नहीं बन पाई है, बट अभी हम लोग डोमेस्टिक और जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ हैं उनके लिए ही वर्क कर पा रहे हैं। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में हम लोगों ने एग्रीकल्चर को भी रखा है क्योंकि वो लोग भी कुछ ना कुछ क्रिएशन ही करते हैं। तो अभी तो हम लोग इन्हीं मतलब इसी ग्रुप को टारगेट कर रहे हैं। अगर हम ग्रांट्स की बात करें तो आपको अपनी स्टार्टअप कंसेप्ट के लिए कहाँ से फाइनेंशियल सहायता मिली है या कहाँ से ग्रांट्स मिले हैं? जी मैम जैसे हम BIT सिंदरी में गए तो वहाँ से सबसे पहले मैम 40 लाख रुपए का ग्रांट मिला। इसके बाद फिर मैम हम लोगों को लखनऊ गवर्नर हाउस से 20 ड्रायर का ऑर्डर मिला। ये किस प्रकार से आपको मिला? वो जब हम लोगों ने वहाँ पे अपना एक ड्रायर का प्रोटोटाइप प्रेजेंट किया। वहाँ कोई एडवर्टीजमेंट निकला था किसी चीज़ के रिक्वायरमेंट के लिए? जी मैम, वहाँ गवर्नर हाउस में मैम एक साग भाजी मेला करके लगा था। तो हो क्या रहा था कि वो मेला 1 महीने तक चलने वाला था, बट कोई भी सब्जी 1 महीने तक प्रिजर्व करके वो लोग नहीं रख पा रहे थे। धूप में लगा था। तो उन्होंने एडवर्टीजमेंट किया कि अगर कोई एक ऐसा मशीन हो जो धूप में ही चले और हमारे वेजिटेबल्स को प्रिजर्व करके रख सके, तो उन लोगों ने वहाँ से तो फिर आपने वहाँ जाकर कनेक्ट किया या फिर आपने अप्लाई किया? जी मैम, अप्लाई किए और फिर हम लोग BIT सिंदरी के ही इनक्यूबेशन सेंटर में अपना फर्स्ट प्रोटोटाइप बनाए सोलर ड्रायर का। और वहाँ आपने दिया तो उन्होंने 20 और ऑर्डर्स आपको दे दिए? 20 और ऑर्डर्स वो लोग। तो वहाँ से कितनी की फाइनेंशियल मदद आपको मिली? जी मैम, वहाँ से मैम हम लोगों को 20 लाख रुपए का ग्रांट वहाँ भी मिला मैम। ओके। इसके अलावा और कहाँ से आपको ग्रांट? इसके अलावा मैम हम लोगों को एक ग्रांट मिला स्टार्टअप बिहार के तरफ से 10 लाख रुपए का। वो आप वहाँ तक कैसे पहुँचे? वहाँ क्या सिनेरियो था? जैसे ही हम यूपी से प्रेजेंट करके आए तो वहाँ पे किसान तक करके उन्होंने हमारा वीडियो बनाया था। तो झारखंड में भी बहुत सारे लोगों ने वो वीडियो देखा। तो बिरसा एग्रीकल्चर से फिर हमें मौका मिला, जो रांची में ही है बिरसा एग्रीकल्चर। तो वहाँ पे फिर हमने प्रेजेंट किया तो फिर हमें झारखंड से भी 5 ऑर्डर्स मिले। और जो झारखंड के ऑर्डर से वो प्राइवेट कंपनीज? हाँ, प्राइवेट कंपनीज से मिले जो लोग मुरिंगा पत्ता ट्राई करते हैं। फिर तो यहाँ से फिर यहाँ का जो हमारा वीडियो था वो गवर्नमेंट ऑफ बिहार के पास गया। तो फिर वहाँ से हमारे पास मेल आया कि गवर्नमेंट ऑफ बिहार के किस अंग से? मैम उद्योग भवन से। मैम उद्योग भवन से हमारे पास मेल आया। तो फिर हम लोग अपना प्रोटोटाइप लेकर वहाँ बिहार भी गए। वहाँ पे हम लोगों ने प्रेजेंट किया तो वहाँ पे हम लोगों को 10 लाख रुपए का ग्रांट मिला ड्रायर के लिए। वहाँ से हम लोग वापस आए तब तक जो हम लोग फर्स्ट टाइम बलियापुर में धनबाद ग्रांट मिला मतलब किस चीज़ को करने के लिए या फिर जस्ट एज अ सहयोग? नहीं मैम, ड्रायर का मैन्युफैक्चरिंग यूनिट वहाँ पे सेटअप करने के लिए हम लोग को ग्रांट मिला। क्या बिहार के किस जगह में? मैम बिहार के पटना में मैम हम लोग को ऑफिस मिला है और जो हमारा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के लिए स्पेस मिला है वो सासाराम में मिला हुआ है मैम। तो 10 लाख का ग्रांट आपको सेटअप करने के लिए मिला और सेटअप के खर्चे बिहार गवर्नमेंट बेयर करती या वो आपका था? नहीं, वो हमारा है मैम, वो हम लोगों को करना है। जी। देन फिर मैम जो हम लोगों का फर्स्ट प्रोटोटाइप था जो हम लोगों ने बलियापुर में दिया था, उस प्रोटोटाइप के अकॉर्डिंग हम लोगों को अभी झारखंड टेक्निकल यूनिवर्सिटी से 1.5 लाख रुपए का ग्रांट मिला एक सोलर पावर ट्रिलर बनाने के लिए। तो यहाँ तक आप कैसे पहुंचे? झारखंड टेक्निकल यूनिवर्सिटी से जो आपको ग्रांट मिला ये कैसे मिला? क्या सिनेरियो वहाँ पे क्रिएट हुए थे? मैम बिरसा एग्रीकल्चर में प्रेजेंट करने के बाद हम लोगों को झारखंड टेक्निकल यूनिवर्सिटी की तरफ से भी अप्रोच आया कि आप यदि हमारे इनक्यूबेशन सेंटर के साथ जुड़कर काम करना चाहते हैं तो ये कैसे अप्रोच आया? कैसे उन्हें पता चला या आपने? नहीं मैम, जो डॉक्टर DK सिंह जी थे जो पहले वहाँ पे डायरेक्टर थे BIT सिंदरी में, तो जब तक हम लखनऊ ये सारा काम कर रहे थे तब तक वो VC बन चुके थे झारखंड यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी के। तो इन्होंने ही बताया हमें कि आदित्य यहाँ पे एकजुट इनक्यूबेशन सेंटर है और जो कि एक सेक्शन 8 कंपनी है,
तो ये तुम्हारे लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। और रांची में टूल रूम भी है। तो वहाँ पे भी अपना एक प्रोटोटाइप या अपना एक सेटअप डेवलप करने के लिए झारखंड टेक्निकल यूनिवर्सिटी ने आपको ग्रांट दिया? जी मैम, ग्रांट 10 दिया, लाख का ग्रांट दिया। साथ ही वो लोग मैम रहने के लिए वहाँ पे फ्लैट दिए और एक वर्कशॉप भी दिए हैं मैम। तो 10 लाख का ग्रांट आपको JUT से मिला? जी मैम। आदित्य जी, हम जानना चाहेंगे कि स्टार्टअप इकोसिस्टम को आप किस तरीके से व्यू करते हैं अलग अलग प्लेसेस में? यहाँ के स्टार्टअप इकोसिस्टम को आप किस तरीके से देखते हैं और साथ ही अन्य प्लेसेस के जो स्टार्टअप इकोसिस्टम है उसको आप किस तरीके से देखते हैं? जी मैम, मैम अगर देखा जाए तो बिहार झारखंड में क्या है कि एक जॉब करने का माइंडसेट है। जैसे अगर मैं अपना ही बताऊं तो जब मैं जॉब छोड़ के वापस आया तो मेरे पिताजी मुझसे बात ही नहीं करते थे कि तुम जॉब छोड़ दिए। तो एक तो ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि मतलब लोगों को माइंडसेट करना पड़ेगा कि हम मतलब नौकरी लेने वाले ना नौकरी देने वाले बने। दूसरा यहाँ पे जो मैम प्रॉब्लम है गवर्नमेंट स्कीम में प्रॉब्लम है कि जो नए नए स्टार्टअप्स हैं उन तक गवर्नमेंट के स्कीम्स पहुँच नहीं पा रहे हैं। फंड गवर्नमेंट रिलीज़ कर रही है ऊपर से, बट जितने भी स्टार्टअप्स हैं उन लोगों को एक अच्छा मेंटरशिप नहीं मिल पा रहा है। उनका जो बिजनेस मॉडल है वो लोग नहीं बना पा रहे हैं। आपकी क्या भूमिका रह रही है इसमें? आप किस तरीके से स्टार्टअप इकोसिस्टम को हेल्प कर रहे हैं ग्रो करने में, या वैसे लोगों की मदद कर रहे हैं जिन लोगों का इस तरफ रुझान है? मैम वैसे तो मेरा भी कंपनी अभी डेवलपिंग स्टेज में ही है, बट साथ ही जब हम BIT सिंदरी में थे तो वहाँ पे कुछ स्टूडेंट थे जिनका कुछ अलग ही कॉन्सेप्ट था। कुछ लड़के ड्रोन का कंपनी स्टार्ट करना चाहते थे, कुछ सीड बॉल के साथ कंपनी स्टार्ट किए। तो उन लोगों को हम मेंटरशिप प्रोवाइड कर रहे हैं कि कैसे कंपनी फॉर्म होगा, तुम लोगों को ग्रांट कैसे मिलेगा। मतलब मुझे जितना पता है मैं उन लोगों को भी ये सारे नॉलेज दे रहा हूँ कि कैसे एक कंपनी इनकॉर्पोरेट हो। तभी हाल ही में मतलब मैं मेंटर हूँ और 3 कंपनियां फॉर्म हुई हैं झारखंड में एक आपके अंतर्गत? जी मैम। तो जहाँ जहाँ कहीं भी आप जाते हैं वहाँ अगर आपको लगता है कि किसी पर्सन का इसको रुझान है या कोई पर्सन प्रयास कर रहा है इस फील्ड में, तो आप उसको मेंटोरशिप करके प्रॉपर फॉर्मेट दे देते हैं? जी मैम। आदित्य जी, हम जानना चाहेंगे कि अगर कोई भी पर्सन एक नया स्टार्टअप खड़ा करना चाहता है तो उसके लिए आपके क्या संदेश रहेंगे? क्या डूज एंड क्या डोंट्स होने चाहिए? किन बातों का ध्यान देना चाहिए और क्या सजेशंस रहेंगे आपके? जी मैम सबसे पहले तो मैम अगर कोई स्टार्टअप करने जा रहा है तो ये सोचना चाहिए कि सफलता एक बार में नहीं मिलेगी। जैसे हमारा ही मैम 12 प्रोटोटाइप रिजेक्ट हुआ था, जो हमारा 13वां प्रोटोटाइप था वो वहाँ राज्य भवन में सेलेक्ट हुआ था। तो अगल बगल के बहुत सारे लोग बोलते रहते हैं, तो सबसे पहले तो उन सारी बातों पे ध्यान नहीं देना चाहिए। दूसरा कि अगर हम सोच रहे हैं कि हमारा प्रोडक्ट एक बार में ही फाइनल स्टेज में आ जाए तो वो पॉसिबल नहीं है। तो थोड़ा सा पेशेंस रखना चाहिए और लोगों को सबसे पहले मतलब कंपनी के बुनियादी ढांचे पे काम करना चाहिए। मैम स्टार्टअप्स में हो क्या रहा है कि लोग प्रोडक्ट बना ले रहे हैं बट सेल करने का कॉन्सेप्ट नहीं है, मार्केटिंग का कॉन्सेप्ट नहीं है उनके। आदित्य जी, आप हमारे कार्यक्रम में आए और आपने हमारे दर्शकों को स्टार्टअप क्रिएशन की ओर मार्गदर्शन किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी ऐसे ही किसी नए व्यक्तित्व के साथ। तब तक के लिए हमें और हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार, जोहार।